नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे दिसंबर 2023 सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र के आधार पर पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों के ऊपर, जिसमें कि हम सही कूट का चयन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और एग्जाम पैटर्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम आप सभी को इस तरीके से बताएं कि यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं है या फिर कुछ पोर्शन आपके छूट गए हैं, तो भी आप कम तैयारी करने के बाद भी अधिक से अधिक क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बस एग्जाम पैटर्न आपको समझना है। जब हम क्वेश्चन पेपर पर बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मैं किस एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। सवाल पूछा गया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? ऑप्शन दिया गया है साहित्यिक कार्यक्रम में, संगीत के कार्यक्रम में, नाटक के कार्यक्रम में या फिर पारिवारिक कार्यक्रम में। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में संगीत के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। यह कथन किस रचना से उद्धृत है? ऑप्शन दिया गया है मुर्दहिया, माटी की मूर्तें, शिव मूर्ति, संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि शिव मूर्ति नामक जो निबंध है उससे ये पंक्तियां ली गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है कि मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया है किसान, माली, गडेरिया, फकीर। तो मजदूरी और प्रेम निबंध से यहाँ पर गुरु नानक के कथन को केंद्र में रखते हुए पूछा गया है कि यह कथन किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है कि किसान के संदर्भ में यह बात कही गई। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पौंगी का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है पागल, बौद्ध साधु, विक्रेता, क्लर्क। तो पौंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इसमें आए हुए शब्द का जो सही जवाब है पौंगी का वो है बौद्ध साधु। बौद्ध साधुओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने लिखा है? तो प्रश्न में ही यहाँ पर उत्तर छिपा हुआ है कि लेखिका ने ही इस कथन को कहा है। ऑप्शन दिया गया ठकुरी बाबा, प्रेमचंद, एक कहानी यह भी, आप हुदरी। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है इसमें रचनाओं को भी उसी हिसाब से रखा गया है जो कि किसी न किसी लेखिका द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, हालांकि प्रेमचंद घर में अगर ऑप्शन रहता तो और यह ऑप्शन मजबूत हो जाता। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी की रचना है। वहीं से इस कोटेशन को लिया गया है, वाक्यांश को लिया गया है कि जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है। ये इस बात को मनु भंडारी ने अपनी रचना एक कहानी यह भी में कहा है, जो कि उनका आत्मकथांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में के अनुसार किन पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बंबई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं? ऑप्शन दिया गया है
जमाना और हंस, जागरण और हंस, जागरण और जमाना, माधुरी और चांद। तो इसमें जितने भी पत्रों की बात की गई है, प्रेमचंद का संबंध लगभग सभी पत्रों से है, भले उसके संपादक अलग अलग रहे हों, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दूसरा है कि जागरण और हंस नामक पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने की योजना बनाते हैं, वहां पर जाते भी हैं, लेकिन इनकी तबीयत वहां पर खराब हो जाती है, ये वापस वहां पर दोबारा अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। तो आज जिस तरीके से बम्बई में जाकर पटकथा इत्यादि लोग लिखते हैं, प्रेमचंद ने भी एक बार ट्राई जरूर किया था, लेकिन बहुत उनको सफलता नहीं मिली। तो इसका जो सही जवाब है कि जागरण और हंस नामक जो भी पत्र रहे हैं, उनके खर्चे उठाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हंस 1930 में और जागरण भी उसी के आसपास में संपादित किया था। आगे चलकर 1986 ईस्वी के आसपास में हंस का पुनर्प्रकाशन भी शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं आप अच्छे से जान रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद घर में रचना के आधार पर ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि मुर्दहिया में तुलसी राम जी के चाचा मुनेसर और नग्गर उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्म गुरु थे? यहाँ पर बड़े ही इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है कि तुलसी राम, जिन्होंने कि मुर्दहिया नामक आत्मकथा लिखी, इसमें उन्होंने अपने चाचाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मुनेसर का नाम दिया गया है और नग्गर का। तो आगे के एग्जाम के लिए जरूर ध्यान में रखिए कि मुनेसर और नग्गर नामक जो पात्र है, उनका संबंध किस रचना से है। यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित किस पंथ के धर्मगुरु बताए जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है दरिया पंथ, दादू पंथ, शिव नारायण पंथ, नाथ पंथ। तो मुनेसर और नग्गर का संबंध रहा है शिव नारायण पंथ से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्य संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन है? एकांत संगीत, अंजलि, सतरंगिणी, चित्ररेखा, एकलव्य। शुरुआत में जिस सही कूट पर हमने चर्चा की थी, अब उसकी बारी यहाँ पर आ गई है। आप देखेंगे एग्जाम में कि पेपर बनाने वाले ने कुछ खास पैटर्न को अपनाया है और उसी पैटर्न पर एक से अधिक प्रश्नों के सही कूट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे हैं। तो उसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लेकर आपको यहाँ पर देखना है। हालांकि यहाँ पर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए काव्य संकलन आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि एकांत संगीत जो है राम कुमार वर्मा का नहीं है, बल्कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, इसी तरीके से सतरंगिणी भी हरिवंश राय बच्चन की है। तो इस तरीके से ए और सी, तो जहां जहां पर है वो क्या हो गया, ऑलरेडी क्या गलत ऑप्शन यहाँ पर हो गया, सही उत्तर में तो नहीं आएगा ए और सी। बच रहा है आपका बी, ठीक है, डी और ई। जो यहाँ पर बी डी ई पैटर्न आप देख रहे हैं, ये आप देखेंगे कि एक से अधिक प्रश्नों में उत्तर के तौर पर आ रहा है। इस पैटर्न को आपको समझना है। आगे अगर इस बार एग्जाम में आप बैठेंगे तो इस पैटर्न को जरूर आप फॉलो करेंगे कि पेपर बनाने वाले ने कई प्रश्नों के उत्तर बी डी ई ही निर्धारित किया हुआ है। तो कम से कम इस सूत्र को आप जरूर आगे के एग्जाम के लिए ध्यान में रख कर जाइए। जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्शन ए नहीं रहेगा और ऑप्शन सी नहीं रहेगा, तो बच रहा है ऑप्शन बी डी ई। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आगे के लिए आपको ध्यान में रखना है कि अंजलि, चित्ररेखा और एकलव्य, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? राम कुमार वर्मा की। ठीक है, बीडीई पैटर्न को जरूर ध्यान में रखिए, आगे खुद आपको लगेगा कि जी बिल्कुल आप सही इस बात को कह रहे हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हम देखते हैं, पूछा गया कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का उल्लेख है? ऑप्शन दिया गया गोंड, कोल, भील, मुंडा। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो सतपुड़ा के जंगल है, इसकी व्याख्या भी हमने की हुई है, चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और पहले उससे ज्यादा जरूरी है कि आप देखें कि सतपुड़ा के जंगल से किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए जनजाति का से संबंधित सवाल पूछ लिया गया है। इसका जो सही जवाब है कि गोंड जनजाति का उल्लेख सतपुड़ा के जंगल नामक कविता में किया गया है। ठीक है, हम पुराने प्रश्न पत्रों को इसलिए ध्यान देते हैं
कि कई बार इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कई बार लगता है कि इसी बहाने हम सिलेबस को कवर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इसका जो सही जवाब है, गोंड जनजाति का संबंध है सतपुड़ा के जंगल नामक कविता में। अगला प्रश्न है कि कबीर की कविता पंक्ति बाजन दे बाजंतरी कलि ककुही जन छेड़ में बाजंतरी शब्द का अर्थ है। ऑप्शन दिया गया बांसुरी, पिपहरी, वीणा या फिर तुरही। तो बाजंतरी का अर्थ पूछा है। हालांकि आपके सिलेबस में कबीर के पद लगे हुए हैं 160 से लेकर 209। हमने पूरा खोजने का प्रयास किया लेकिन मुझे इन पदों के बीच में पंक्ति दिखाई नहीं पड़ी, यानी कि ये रेंडम तरीके से इस पंक्ति को उठा लिया गया है और बाजंतरी शब्द का अर्थ पूछा गया है। यहाँ पर इसका सही जवाब है पिपहरी। ठीक है, बचपन के दिनों में हम लोग बाजरे या फिर बाजरे के ही पत्तियों का प्रयोग करके पिपहली बजाते थे। अब वो सारी चीजें अब तो धीरे धीरे खत्म हो गई हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, हालांकि हमारी पीढ़ी के लोग भी बहुत पुराने नहीं हैं, फिर भी इस चीज से जरूर गुजरे होंगे। तो बाजंतरी का अर्थ देखिए, ये बाजरा शब्द से ही बना हुआ है। अगर आप इस पीढ़ी से जुड़े हुए हैं तब तुरंत आप समझ जाएंगे कि बाजरे की पत्तियों का पहले लोग पिपहरी बनाते थे। ठीक है, कुछ ही देर तक वो बजती थी फिर खराब हो जाती थी, लेकिन उसमें सीक डाल के लोग बना देते थे। तो देखिए, ये ग्रामीण इलाके के जो बच्चे होंगे वो अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे, इसलिए आप अपने आईक्यू लेवल से भी इसका सही जवाब बता सकते हैं। बाकी आप जब जान गए कि बाजंतरी का अर्थ क्या है, पिपहरी है, क्योंकि वो बाजरे के पौधे से ही बनती, उनकी पत्तियों से ही बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, जो कि राजभाषा से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य हैं। ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि हमने तो 343 से लेकर 351 के बीच में पूरे अनुच्छेदों को अपने से भी पढ़ा है और इस चैनल पर भी हमने वीडियो में देखा हुआ है। तो ये तो ऑप्शन एकदम क्या है, गलत यहाँ पर है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। ये यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं कि सही है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी थे। ये क्या है, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। कुछ चीजें यहाँ पर सही हैं, लेकिन जो अध्यक्ष की बात की जा रही है, राजगोपालाचारी अध्यक्ष तो नहीं थे। हालांकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यकलाप के लिए ये ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर सही है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344 एक के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप देख रहे हैं कि जिस BDE पैटर्न की मैं बात कर रहा था, ऊपर में भी एक प्रश्न का जवाब यही था और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसका भी जवाब आपको BDE ही मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस बार एग्जाम में आप जा रहे हैं और बार बार एक से अधिक प्रश्नों के उत्तर ये हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये लगा सकते हैं कि पेपर बनाने वाले ने कुछ इस तरीके के जो कूट हैं उनको सेट किया हुआ है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन देखिए, ये प्रश्न देखने में एक है, लेकिन इसमें कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 343 के अंतर्गत ये बात कही गई कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसी में एक और बात कही गई कि अंक क्या होंगे, अंतरराष्ट्रीय होंगे। ये भी बात कही गई है। बाकी आप देख रहे हैं कि राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में हुआ। ये भी सही है, ताकि अगर वन लाइनर के दृष्टिकोण से सवाल पूछा जाए तो भी आप कम से कम इन विकल्पों को ध्यान में रखेंगे तो आराम से बता देंगे। मुझे याद है कि ये जो प्रश्न है, जो विकल्प दिया गया ई वाला, ये यूपी हायर एजुकेशन में पूछा जा चुका है कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है 344 अनुच्छेद के 1 में किया गया और देखिए सन भी बता दिया गया। तो हर विकल्प को आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के तौर पर देखिए
न जाने आगे के एग्जाम में आपको ये विकल्प के रूप में है और प्रश्न के रूप में दिखाई दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, बी डी ई हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि साधारणीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, यानी कि साधारणीकरण काव्य शास्त्र से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया है। और इस चैनल पर आप देखेंगे साधारणीकरण को लेकर हमने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि समझाने के प्रोसेस में है। यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अलग है, इसीलिए हमें इसको हल कराने की जरूरत महसूस हुई है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया साधारणीकरण को लेकर, पूछा गया कि आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार काव्य, नाटक, गत, विभाव आदि तीनों का व्यापार असाधारण रूप ग्रहण कर लेता है और समस्त घटना चक्र विशिष्ट व्यक्तित्व से युक्त हो जाता है। भट्टनायक के अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा व्यापार के उपरांत भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष रहते हुए सामान्य प्राणी मात्र रह जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय का आश्रत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलंबनत्व धर्म का सामान्यकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण न तो आश्रय का होता है न आलंबन का होता है, अपितु वह कवि की अनुभूति का होता है। देखिए इसमें डी और ई जो ऑप्शन है आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, हालांकि यहाँ पर विस्तार से दिया गया है, लेकिन हम लोग इतना दूर ही पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। हम वन लाइनर किताबों में भी देखे हैं और आप लोग जब नोट्स बनाते हैं तो भी इतना ही दूर नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए विस्तार से यहाँ तक बताया कि सहृदय का आश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामतः आलंबनत्व धर्म का सामान्यकरण होता है और इन दोनों का नाम साधारणीकरण है। तो ये तो देखिए कथन सही है कि ये शुक्ल जी के ही अनुसार है। और जब हम नगेंद्र का पढ़ते हैं तो इतना दूर पढ़ते हैं कि कवि की अनुभूति साधारणीकरण के रूप में देखा है नगेंद्र ने, तो ये भी क्या है, ऑप्शन सही है, यानी कि डी और ई देख रहे हैं आप, सही है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑप्शन बी है भट्टनायक के अनुसार उन्होंने कहा कि भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है, ये भी क्या ऑप्शन सही है। यानी जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा था बी डी ई, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर इसका सही जवाब है, लेकिन पैटर्न को समझिए जिस पर कि मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप एग्जाम में पूरी तैयारी कर नहीं गए, लेकिन इस तरीके के पैटर्न को अगर आप समझ रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप सही उत्तर तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, इसमें ए गलत है, बी सही है और सी गलत है, बाकी बी डी ई ये तीनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, चलते हैं देखते हैं, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक अपने इतिहास जर्नल में 1873 में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में आर्य नागरी समाज नामक संस्था का निर्माण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा। भारतेंदु 1881 में भारत मित्र के संपादक को अपनी कविता प्रकाशन के लिए भेजते हुए खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतेंदु ने भाषा के बारे में लिखा, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। सही उत्तर हमें यहाँ पर चयनित करना है। तो देखिए सत्य कथन हमें बताना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है ए है कि भारतेंदु ने कालचक्र शीर्षक में अपने इतिहास, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कालचक्र किस तरीके की रचना रही है जिसका संबंध इतिहास से। 1873 में उन्होंने लिखा था, हिंदी नए चाल में ढली। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि काशी में आर्य नागरी सभा समाज नामक संस्था का निर्माण किया। ये क्या है यहाँ पर गलत है। उन्होंने तदीय समाज की स्थापना जरूर की थी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि कविता वर्धिनी नाम से
संस्थाओं का स्थापना की थी, लेकिन आर्य नागरिक समाज नाम से स्थापना नहीं की थी, तो गलत हो गया। सी ऑप्शन दिया जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद रघुनंदन नाटक लिखा था, जो कि ये भी गलत है। यहाँ पर विश्वनाथ, महाराज विश्वनाथ सिंह का नाम होना चाहिए जिन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बी और सी ऑलरेडी गलत है। तो हम देखते हैं इसमें बी और सी गलत है, तो सही क्या हो सकता है? इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ए डी ई इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी कि ए सही हो गया और डी सही है और ई सही है। तो ऑप्शन पहला इसका क्या है? सही जवाब है। बी डी ई से हटकर क्या हो गया यहाँ पर? ए डी ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। तो आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए। मान लीजिए ई जो ऑप्शन है, हो सकता है कि आगे प्रश्न के तौर पर आ जाए। ये देखिए, इस पेपर के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से ये पता चला कि सन 1881 ईस्वी में जब उन्होंने अंधेर नगरी नामक रचना की, लेकिन उसी समय वो खड़ी बोली में कविताएं लिखने का भी प्रयास कर रहे थे, तो भारत मित्र के संपादक को उन्होंने कविता अपनी भेजी और खड़ी बोली के लिए साधु भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था और हिंदी नए चाल में ढली। मुझे याद है कि जब पहले जेएनयू में लिखित एग्जाम हुआ करते थे, तो ये सब्जेक्टिव तौर पर प्रश्न पूछा जाता था कि ये सिद्ध कीजिए या फिर बताइए कि भारतेंदु ने जो कहा कि हिंदी नए चाल में ढली, इस पे आप इसको तर्क सहित इस पे लिखिए। तो पहले सवाल आया करता था, अब हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए आगे, और कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो प्रश्न देख रहे हैं कि लंबा लंबा है, और लेकिन सही कूट का चयन हमें कैसे करना है, उस पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए इनमें से 3 कहानियों की मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। कौन कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल वन लाइनर किताबों को पढ़कर यूजीसी नेट निकाला जा सकता है, जो कि गलत है, भ्रमपूर्ण है। आप आगे देखें, कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से हूबहू उठाए गए हैं, और न सिर्फ उठाए गए हैं बल्कि तथ्यों के साथ रखे गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सरस्वती पत्रिका का उल्लेख करते हुए कुछ कहानियों का वर्णन किया है, जिसमें से 3 कहानियों की को उन्होंने मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना हुआ है। वो 3 कहानियां कौन सी हैं, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय खुद रामचंद्र शुक्ल का, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वो 3 कहानियां कौन सी हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो तीनों कहानियां हैं। पहली कहानी इसमें इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की है। इसके बाद जो कहानी है, खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी को रख लिया। ठीक है, 11 वर्ष का समय। और फिर इसके बाद जो कहानी है, दुलाई वाली यानी बंग महिला। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर बन रहा है कूट ACE, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि भाव प्रधान कहानियां किन 3 कहानियों को उन्होंने कहा है। तो इसमें इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल न आलोचक थे बल्कि वो एक कहानीकार भी थे, और हिंदी की पहली कहानियों के दौड़ में अपनी कहानी को भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग तथ्य है, यहाँ पर इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित काव्य पंक्तियों में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों से जुड़ी काव्य पंक्तियां हैं। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत ही कठिन प्रश्न है। कितना भी आप तैयारी करके जाएंगे, इस तरीके के प्रश्न ठीक वैसे ही हैं जैसे कोई गेंदबाज किसी बल्लेबाज को यार्कर फेंक दे या फिर बाउंसर फेंक दे। तो यहाँ पर यार्कर और बाउंसर के रूप में ही इस प्रश्न को लेना है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर विश्वास करके जुड़े हुए हैं और कुछ नई चीज जानना चाहते हैं, ये सवाल एकदम से हुबहू डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से उठा लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी एग्जाम के पहले एक बार रिवीजन करके जाने की जरूरत है।
आप देखेंगे दूसरा इतिहास जो है उसमें डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकाल पर चर्चा करते हुए रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और हिंदी उर्दू के कुछ कवियों को शामिल किया है। उसमें से रीतिबद्ध काव्यधारा से यहाँ पर सीधे सीधे जिन कवियों का जिक्र उन्होंने किया है उन्हीं के पंक्तियों को उठा लिया गया। अब पूछा गया कि रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित कौन सी पंक्तियां हैं और हमें उसी सही कूट का चयन यहाँ पर करना है। तो भाषा ब्रिज भाषा रुचिर कहे सुमति सब काई। आप देखिए, आप ये इस पंक्ति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी इतिहास ग्रंथ में देखेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे तो लिखा है कोई, लेकिन हमने क्रॉस चेक किया बच्चन सिंह की पुस्तक में, तो जो वहां पर लिखा गया हूबहू यहाँ पर उठा लिया गया। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये है भिखारी दास की पंक्ति। ठीक है, भिखारी दास ने ब्रज भाषा को लेकर भी काफी पंक्तियां लिखी हुई हैं, उसमें से एक पंक्ति ये भी है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर विकल्प आप देख रहे हैं ये पंक्ति भिखारी दास से, जो कि रीतिबद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये लोग एक तरीके से काव्य शास्त्र का निर्माण करते हैं और उसी पर रचनाएं भी करते हैं। ठीक है, यानी कि परंपरा को ध्यान में रखते हुए जब रचनाएं की जाती हैं तो रीतिबद्ध कविता के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन जो दिया गया है, हिल मिल जाने तासो मिल के जनावे हेत, हित को न जाने ताको हितु न बिसाहिए। ये जो पंक्ति है आप देख रहे हैं कि ये जो पंक्ति यहाँ पर ली गई है ये बोधा की है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि बोधा तो रीतिबद्ध काव्यधारा में नहीं आएंगे, तो इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर किस में आते हैं, ये आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा कि ये रीति मुक्त में आते हैं। ऑप्शन सी जो दिया गया कि आखिन में अलसानी, चितौनी में मंजु बिलासन की सरसाई। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपके जेहन में जरूर आ रहा होगा, दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो ये पंक्तियां लिखी गई हैं मतीराम द्वारा। तो मतीराम भी किस में आ रहे हैं, रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत शामिल है। अगली जो पंक्ति है, बेग ही बूढ़ी गई पंखिया, आखिया मधु की मखिया भई मेरी। ये जो पंक्ति लिखी गई है बेगी, ये पंक्ति ली गई है देव द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर सही हो रहा है। और नीचे की जो पंक्ति है, सो सुर सांच कहूं नहीं छाड़त, ज्यों ही बजावे लिए मन बाजे। तो ये जो पंक्ति यहाँ पर ली गई है पंक्ति है घनानंद की। तो देखिए, मैंने इस पे वक्त लिया और आप लोगों ने भी धैर्य बनाकर देखा होगा कि आखिरकार ये पंक्तियां ली कहाँ से गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर पुराना हो गया होगा, लेकिन कैसे हमें देखना है कि आखिरकार प्रश्न बन कहाँ से रहे हैं। अगर आप जान जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको पता चल जा रहा है कि प्रश्न कहाँ से किस किताब से बन रहे हैं, तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। तो मैंने बताया कि बच्चन सिंह की किताब से सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं और किन की पंक्तियां हैं वो भी आप देख लिए। इसमें से 5 पंक्तियां दी गई थी, 2 पंक्तियां रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों की हैं और 3 पंक्तियां जो हैं रीतिबद्ध। यानी कि इसका जो कूट होना चाहिए ए, इसके बाद होना चाहिए सी और डी। हम नीचे मिलान करते हैं कि ए सी डी किसमें आ रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है जो कि भारतीय काव्यशास्त्र से आधारित है। पूछा गया, भारतीय काव्यशास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा, व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषय व्यापार वृत्ति रीति कहता है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहते हैं। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौड़ी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। भट्टनायक के अनुसार विभाव आदि और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। सही कूट का हमें चयन करना है। अब हम देखते हैं कि इसमें आखिरकार सही कूट क्या हो सकता है। यहां पर बताया गया कि जगन्नाथ के अनुसार अलंकार की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। ये बात क्या है यहाँ पर सही है। और कहा गया कि मम्मट के अनुसार, यहाँ पर मम्मट के अनुसार कहा गया कि नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति
रीति कहता है, ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही है। और कहा जा रहा है कि दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहते हैं, ये क्या है? गलत है। ये मिलती जुलती परिभाषा है, इसका वैसे होना चाहिए वामन होना चाहिए था। वो कहते हैं कि काव्य शोभा करता रहा धर्मा गुणा, लेकिन दंडी ने भी मिलता जुलता अलंकार की परिभाषा दी कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, इस तरीके से उन्होंने एक बात कही हुई है। लेकिन गुण की बात की जा रही है तो यहाँ पर दंडी नहीं है बल्कि वामन को जोड़ा जा सकता है, तो सी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करें तो कहा गया कि वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। भट्टनायक के अनुसार विभाव आदि स्थायी परस्पर व्यंजक आरूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर जो इसका बन रहा है ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। हम देखते हैं इसका सही जवाब ए बी डी में कौन आ रहा है? ऑप्शन तीसरा है। ठीक है, देखिए प्रश्न इस तरीके के लंबे हैं, इनको पढ़ने और समझने में हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर मन में ही इसको बैठा लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि मिथक, प्रतीक और बिंब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर तीन चीज दी गई है, मिथक, प्रतीक और बिंब। आपके यूनिट 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र से ये प्रश्न सीधे सीधे उठाए गए हैं। पूछा गया कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना तथा मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। नगेंद्र लिखते हैं, काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है। प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है, कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है। कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीक से बिंबों का निर्माण होता है। हमें सही कूट का चयन यहाँ पर करना है। तो पहले तो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा ऊपर का कथन सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहा गया कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक का प्रयोग कथानक, आख्यान मूलक रचना और मनगढ़ंत कथा के लिए किया हुआ है। ठीक है, मिथक, मिथक के बारे में हमने वीडियो भी बनाया, हालांकि विद्वानों का वहां पर जिक्र नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे पाश्चात्य काव्य शास्त्र और आगे जो नगेंद्र की चर्चा आई है, क्यों आई है? इन्होंने अरस्तु के ऊपर इन्होंने काव्य शास्त्र पर किताब लिखी हुई है, तो कहीं कहीं नगेंद्र ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी विचार किया, इसलिए यहाँ पर आ गया है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ये सही है। अरस्तु ने अपने पोएटिक्स ग्रंथ में जो भी मिथक को लेकर बातें कही हैं वो क्या है, यहाँ पर सही है। और पूछा गया कि नगेंद्र का जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव में की प्रेरणा रहती है, ये भी क्या यहाँ पर सही है। और कहा गया कि प्रतीक स्वतः संभव होता है जबकि बिंबों का निर्माण सचेष्ट किया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? गलत है। कहा गया कि प्रतीक प्रतिरूप न होकर निरूपण होता है और कलाकार के भावों के प्रेषण का माध्यम होता है, ये क्या यहाँ पर सही है। कल्पना से प्रतीक का निर्माण होता है और प्रतीकों से बिंब का निर्माण होता है, ये ऑप्शन क्या यहाँ पर गलत है। तो ये आप देखेंगे कि इसका अगर हम सही कूट करें तो ए बी डी यहाँ पर ऑप्शन हो रहा है। ऊपर में भी हमने देखा कि यही ऑप्शन बन रहा था, ए बी डी ही बना हुआ है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि ए बी डी देख रहे हैं यहाँ पर। तो जिस पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था शायद आप लोग उसको कैच कर रहे हो कि मैं आखिरकार क्या कहना चाह रहा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न लंबे हैं, थोड़ा से स्क्रॉल करने में टाइम लग रहा है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में उपयुक्त कथन है। लियोतार की पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन का आरंभ माना जाता है। 19वीं शताब्दी के
को उत्तराधुनिकता का समय माना गया है। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तराधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था कहा है। टी.एस. एलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तराधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने लेखक की मृत्यु और विचारधारा के अंत की घोषणाएं की हैं। तो सही उत्तर हमें चुनना है यहाँ पर कूट के माध्यम से जो भी विकल्प दिए गए। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा सही उत्तर हो सकता है। जो पहला ऑप्शन दिया गया कि लेओतार की पुस्तक कौन सी है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखें। उत्तर आधुनिकता चिंतन का आरंभ माना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 19वीं शताब्दी को उत्तर आधुनिकता का समय माना जाता है, ये गलत है। इसको आगे आप 20वीं शताब्दी जोड़ सकते हैं। उत्तर आधुनिकता की बात की जा रही है यहाँ पर। फ्रेडरिक जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के विकास की खास अवस्था का, ये बात यहाँ पर सही है। कहा गया कि टी.एस. एलियट की कृति द वेस्टलैंड उत्तराधुनिकतावाद का साहित्यिक उदाहरण माना जा सकता है, क्या गलत है यहाँ पर। कहा गया कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों ने कहा कि लेखक की मृत्यु हो गई है, विचारधारा का अंत हो गया है। कई लोग बोलते हैं कि इतिहास का भी अंत हो गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं जो कूट बन रहा है वो बन रहा है ACE, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ACE का ऑप्शन चौथा, ठीक। तो देखिए इन ऐसे प्रश्नों को पढ़ाने में और पढ़ने में दोनों में वक्त लगता है, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं। आपको देखना है कि आखिरकार किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं और हमें कैसे समझना है। हो सकता है कि आज ये जो यहाँ विकल्प दिए गए हैं वो आगे चल के आपको प्रश्न के रूप में दिखाई दे। अगला प्रश्न है जो कि संबंधित है ब्रह्म समाज से रिलेटेड, यानी कि इसको आप यूनिट 4 से जोड़कर देख सकते हैं। पूछा गया कि ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त कथन नहीं है। अक्सर पूछा जाता है कि कथन है, यहाँ पर देखिए पूछा गया कि नहीं है। ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद समर्थक थी। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा और धार्मिक कट्टरता का विरोधी था। देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था। हमें बताना कि कथन नहीं है। देखिए पहले तो आपको ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई, ये एकदम से गलत है। इसको आप नोट कर लीजिए कि 1828 में देखिए केवल अंकों का हेर फेर कर दिया गया है। तो डी तो अपने आप गलत है। जहां भी आप डी देखेंगे उसको आप पहले से कट कर दीजिए, ठीक है। जहां जहां डी देख रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, एक तरीके से कट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले और हम देख लेते हैं। पूछा गया कि कौन नहीं है। नहीं है तो सही बात है, हमको नहीं को ही सही बताना है। यहाँ पर देखिए इस चीज को ध्यान में रखना है, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं हुई है 1882 में, ये यहाँ पर सही है। कथन नहीं है उसको ध्यान में रखना है। अभी हम इसको जो कट कर दिए थे अभी हटाते हैं। यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्म समाज के अंतर्वस्तु मूलतः, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आ रही है, ठीक। जो इस बार देखिए प्रश्न में जो कट रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा ये सब का क्या, ये तो सही कथन है। ये भी सही है, देवेंद्रनाथ ठाकुर केशव चंद्र सेन का संबंध रहा है। और कहा गया कि ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करता था, ये भी क्या यहाँ पर गलत है, वो समर्थन करता था। तो जो यहाँ पर बन रहा है ADE ऑप्शन जो बन रहा है वो सही हो जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि हमें नहीं वाला शब्द को ध्यान में रखना था, तब यहाँ पर कट वाला जितने भी थे वो सब यहाँ पर सही आंसर के रूप में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ADE। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। पूछा जा रहा है उर्वशी के स्त्री पात्र है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। सहजन्या, सुनंदा, स्वस्ति, चित्रलेखा, निपुणिका। तो कौन से स्त्री पात्र हैं जो कि उर्वशी से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब होगा, हमने ऑप्शन पढ़ दिया है, सहजन्या है, ठीक है, फिर चित्रलेखा, फिर निपुणिका है। तो जो आप देख रहे हैं इसका जो बन रहा है ADE बन रहा है, ठीक है। क्या ऊपर भी ADE ही था? एक बार फिर से मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जिससे कि आपके अंदर वो विश्वास जागृत हो जाए कि जो पेपर बनाने वाले ने जो पैटर्न को अपनाया है वो हुबहू है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसको अगर जो भी विद्यार्थी टाइम देकर समझ लिया तो शायद वो जो भी 1-2 नंबर से नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा था, वो निश्चित तौर पर वो करने में कामयाब हो सकते हैं। एडीई हम ऑप्शन देखते हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ठीक है, आगे के लिए आप ध्यान में रखिए कि सहजन्या, चित्रलेखा और निपुणिका, निपुणिका का संबंध एक और रचना से है, जो कि उपन्यास है। आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि आखिरकार मैं किस उपन्यास की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न है जो कि मुक्तिबोध से रिलेटेड है। पूछा गया कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और सात्र, टॉलस्टॉय, बुद्ध, तिलक, गांधी। तो जब आप अंधेरे में कविता पढ़ेंगे तो मुक्तिबोध ने कुछ ऐतिहासिक पात्रों की वहां पर उपस्थिति की है, जिसमें कि आपने नाम सुना होगा तिलक का, गांधी का, और इसमें एक नाम और है। तिलक, गांधी तो फेमस है, लेकिन एक नाम यहाँ पर और है, उनका नाम है टॉलस्टॉय। उन्होंने टॉलस्टॉय, तिलक और गांधी, यानी जो यहाँ पर कूट बन रहा है बीडीई बन रहा है। और ये बीडीई मैंने शुरुआत में बताया कि कई प्रश्नों के आंसर रहे हैं। ठीक है, टॉलस्टॉय, तिलक, गांधी, इन तीनों का जिक्र उन्होंने किया हुआ है। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, हम इसमें देखते हैं, इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया। ठीक, बीडीई। अगला प्रश्न है जो कि शेखर एक जीवनी यानी कि अज्ञेय पर आधारित है। शेखर एक जीवनी भाग 1 में किन पश्चिमी विचारकों के नामों के उल्लेख हैं? कार्ल मार्क्स, अरोजा लग्जमबर्ग, नीत्शे, त्रात्स्की, डेकार्ट। तो शेखर एक जीवनी भाग 1 में जिन विद्वानों का नाम दिया गया है उसमें कार्ल मार्क्स का नाम आता है, इसके बाद नाम आता है नीत्शे का, और फिर त्रात्स्की का। तो इस तरीके से जो यहाँ पर कूट बन रहा है ACD, तो हमें देखना है ACD कौन सा है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है ना, आगे के लिए जरूर इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इस पेपर के माध्यम से हमें एक अनुमान लग रहा है कि रचनाओं को कैसे पढ़ना है। पहले केवल हम सामान्य रूप से प्रकाशन वर्ष, पात्रों के नामों को याद कर लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं कि हट कर सवाल पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि संबंधित है जिंदगी नामा से। पूछा गया कि जिंदगी नामा उपन्यास में किन कवितांशों और गीतों का उपयोग किया गया है? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, अजे तू अखियां दे सामने निरैणा, ते बीबा मेरा दिल मोड़ दे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कहत गए भगत कबीर। जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेश, न मैं अरबी न मैं लाहौरी, न मैं हिंदी शहर नागौरी, न मैं हिंदू तुर्क पिशौरी, न मैं रहेंदा विच न दौन बुल्ला की जाने में कौन। तो ये देख रहे हैं पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सी पंक्तियां इस उपन्यास से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पहला विकल्प है अव्वल अल्लाह, इसका संबंध इस उपन्यास से है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन सी है इसका भी संबंध इस उपन्यास से है, और इसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है ई। ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं कि ACE जो ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है वो इसका सही जवाब है। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए कम से कम जिंदगी नामक के कुछ कवितांशों को और गीतों को, कि ये इससे जुड़े हुए हैं ACE। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला पानी फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई।
लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। अब सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि उसने कहा था कहानी को अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आराम से इन विकल्पों को, क्योंकि कहानी के ही वाक्यों को उठा लिया गया यहाँ पर सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है ये क्या है, सही है कि एक वाक्य ही लिखा गया कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, तो इस तरीके से इसका सही जवाब है अभी बी यहाँ पर सही है। इसके बाद जो पूछा जा रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई थी और लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया था, ये भी ऑप्शन के यहाँ पर सही है। तो बी सी ई जो कूट बन रहा है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन तीसरा देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका सही जवाब हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि रिलेटेड है ईदगाह कहानी से, पूछा गया कि ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के न होने का बहुत दुख है। महमूद ने सिपाही खरीदा है। नूरे को भिश्ती पसंद आया है। समी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आखिर का जो वाक्य है आप देखते हैं कि आखिर में ही आता है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और जो उसकी है एक तरीके से दादी वो नई अपने यंग स्टेज का पार्ट खेलती है। ठीक है ना, तो ये कथन क्या यहाँ पर सही है। इसके बाद जो यहाँ पर कथन आप देख रहे हैं कि कहा गया कि सम्मी अपनी खजरी हामिद से बदलना चाहता है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। और कहा गया कि जो यहाँ पर कहा गया कि महमूद ने सिपाही खरीदा, ये भी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कूट बन रहा है अब बी डी ई, आपको याद आ गया होगा कि इस तरीके के कूट तो ऊपर भी कई प्रश्नों में बने हुए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो सही जवाब इसका होगा बी डी ई, यानी कि ऑप्शन तीसरा होगा। और ऊपर कहा गया कि हामिद को अपने अब्बा एवं अम्मी जान का बहुत दुख था, तो वो तो बच्चा था उसको बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि उसकी दादी जो अमीना है उन्होंने ही इतना उसको प्रेम दिया है कि उतनी याद उनको नहीं आती। दुख तो होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बी डी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में बात करें तो वो है भारत दुर्दशा नाटक से रिलेटेड है, और ये काफी थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट ने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डाउट में रखा हुआ है, ड्रॉप इसको कर दिया है, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके से हुआ। पूछा गया कि भारत दूरदर्शन नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त हैं। इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है, सही बात है। नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, ये क्या है यहाँ पर गलत है, बल्कि तीसरे अंक में होता है। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए आप। अपरस सोल्हा छून रचि भोजन प्रीति छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है, ये क्या है, सही है। इस नाटक का प्रकाशन सन 1900 संवत, यहाँ पर देखिए संवत 1933 में हुआ। संवत 1933 को अगर हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो रहा है 1876 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे या फिर वाणी प्रकाशन से भारत दुर्दशा नामक किताब प्रकाशित हुई है, उसमें भी ये जितने भी क्वेश्चन है वाणी प्रकाशित पुस्तक से ही बनाए गए हैं। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ, यानी कि 1876 में। वैसे आप देखते हैं कि किताबों में 1880 दिया रहता है, और हमने एक वीडियो में 1875-76 बताया हुआ था, तो कई बच्चों ने उस पर आपत्ति की, और क्योंकि जो पॉपुलर सन है वो तो 1880 है, लेकिन यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि नाटक का प्रकाशन संवत 1933, जो कि घटाएंगे आप तो 1876 हो जाएगा, 57 घटा देंगे तो। और कहा गया कि निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दुर्दशा में जो पात्रों के नाम है बड़ा अजीब अजीब ढंग के हैं, कोई रोग है तो कोई आलस्य है तो कोई डिसलॉयल्टी नाम का एक पात्र है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निर्लज्जता, सत्यानाश का नाम आपने देखा, ठीक है, भारत दुर्देव, इन सब का नाम आता है।
तो यहाँ पर तीसरे अंक में तो नहीं एंट्री करती है, बल्कि दूसरे अंक में आती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ए, सी और डी। हम देखते हैं ए, सी, डी किसका यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा। अब क्यों इसको ड्रॉप किया है यूजीसी एनटीए नेट मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसका सही जवाब तो आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है जो कि आधे अधूरे नाटक से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि नाटक के संबंध में सत्य कथन है। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती हैं। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो कौन सा कथन सत्य है, हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब हम अगर कूट को देखें तो जो कूट इसका दिखाई पड़ रहा है कि यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदु को रेखांकित करता है। सही है। कहा गया कि श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, ये भी बात सही है। और जो पूछा गया कि आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, ये भी बात क्या है यहाँ पर सही है। तो जो कूट बन रहा है ए, बी और डी बन रहा है। देखिए इसमें जो निगेटिव टाइप के वाक्य दिए गए हैं ये क्या है, ये एक तरीके से नकारात्मक ही है आधे अधूरे के बारे में, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर जो सही जवाब हो रहा है ए, बी, डी, यानी कि ऑप्शन दूसरा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके भी देख सकते हैं। आगे के लिए भी इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है जो कि रिलेटेड है अंधा युग से। पूछा गया कि अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का श्राप है। तो हमें बताना कि इसमें से सत्य क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें सत्य तो ये हो गया कि धर्मवीर भारती के अनुसार काव्य रंगमंच को रखकर लिखा गया था, ये क्या हो गया, सही हो गया। 7 अंकों में तो नहीं है बल्कि 5 अंकों में है। इस नाटक का ये एकदम से बिल्कुल सही है। और कहा गया कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है दृश्य परिवर्तन और अंक परिवर्तन में कथा गायन की शुरुआत होती है। तो इसका जो कूट बन रहा है ए, सी, डी बन रहा है। ठीक है, नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी श्राप नहीं है, गलत है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब हो गया ए, सी, डी, यानी कि चौथा जो ऑप्शन हो रहा है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि आप अगर यहाँ तक इस प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं तो तीसरे अंक का शीर्षक क्या है जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि हमारे बहुत गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनको भी हमें मौका देना चाहिए, वो जरूर कमेंट करें। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित उपयुक्त कथन है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1852 ईस्वी में चुनार उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में उनकी अच्छी गति थी। उन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। दांत, भाव, आप, बात, धोखा, रिश्वत, वेगार, होली जैसे विषयों पर उन्होंने निबंध लिखे। कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, कलि प्रभाव, वो संकट आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो हमें बताना कि आखिरकार इसमें सही कूट क्या है या फिर सही विकल्प कौन सा है। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म आप देखेंगे तो 1852 में तो नहीं हुआ था, बल्कि 1856 में इनका जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला में अच्छी पकड़ थी इनकी, ये बात सही है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, जो कि क्या है यहाँ पर हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन नहीं किया था। हिंदी प्रदीप का तो किया था बाल कृष्ण
भट्ट ने किया हुआ था। ठीक है, आपको याद आ गया होगा, हमें भी याद आ गया। बल्कि प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया। हम जब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो मिश्र और ब्राह्मण ऐसे याद किए हुए थे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत हो रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि डी और ई। तो आप देखेंगे कि जो इसका सही जवाब हो रहा है बी डी ई, आपको याद आ गया होगा कि ये तो जाना माना फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बी डी ई यहाँ पर हो गया। इस बी डी ए पे अब तक मैं देख रहा हूं कि लगभग 10 क्वेश्चन के आंसर हुए होंगे। आगे के लिए इसको ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं हम, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कुबेरनाथ राय से रिलेटेड पूछा गया कि कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन है। कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली से है। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को रम्य निबंध की तुलना में व्यक्ति व्यंजक निबंध अधिक मानते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है। कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानते हैं। कुबेरनाथ राय ललित निबंध को एक पराश्रित विधा मानते हैं। तो कौन सा कथन है जो कि उपयुक्त है वो हमें बताना है यहाँ पर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि ऑप्शन जो ए दिया गया, कुबेरनाथ राय निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली को से जुड़ा हुआ है, ये क्या सही है। इसके बाद जो कहा जा रहा है कि कुबेरनाथ राय के निबंधों में मिथकों के प्रति गहरा आकर्षण है, ये भी है। और फिर कहा गया कि कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो इसका कूट हो रहा है ए, सी और डी। ठीक है, तो ए सी डी हमें याद रखना है और मिलाना है कौन सा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा है। तो देख रहे हैं आपकी बदलते हुए पैटर्न में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब उसी हिसाब से हमें टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। और इस चैनल पर बेसिक जानकारी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। हम यही उम्मीद करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी परीक्षा से पहले यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न आपके सामने रखे जाएं, तथ्य रखे जाएं, जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक इस परीक्षा में हासिल करें। क्योंकि अब केवल ये परीक्षा नेट जेआरएफ तक नहीं सीमित है, बल्कि पीएचडी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। तो उम्मीद है कि आज का जो हम प्रश्नोत्तरी देखे या फिर प्रश्नों को हल किए, आप सभी को टेक्निक अच्छी लगी होगी। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।